नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले सबसे पहले अपने विषम परिस्थितियों को मात दे करके अपने दम पर, अपने बल पर अपनी एक अलग मुकाम बनाने वाले भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती पर मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं। आज राजनीति का मुद्दा उठाता तो मैं अम्बेडकर साहब पर ही बात करता, क्योंकि उससे बड़ा मुद्दा हो नहीं सकता। लेकिन मैं खुश हूं और यह कहते हुए मैं अफसोस कर रहा हूं कि अम्बेडकर साहब अब इस दुनिया में अभी नहीं है, क्योंकि अगर होते तो वो जरूर एक बार दोबारा मर जाते। कि जिस संविधान को हमने ड्राफ्ट किया था उसमें यह कहीं नहीं लिखा था कि चुनावी लाभ के लिए लोगों को कटवाया जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यह सब देखने से पहले वो श्री चरणों में समाहित हो गए, प्रभु के साथ मेल कर लिए। इस नश्वर और नाश वाले लोगों के बीच अब वो नहीं रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। हालांकि हमारी संस्कृति है किसी की मौत पर खुशी नहीं मनाया जाता, लेकिन मैं कितना अंदर से पीड़ा महसूस कर रहा हूं कि एक महामानव के मौत पर मैं खुश हूं, क्योंकि अगर आज होते तो कितना उनको कष्ट होता मैं अंदाज लगा सकता हूं, क्योंकि मैं उनके सामने बड़ा तुच्छ प्राणी हूं और मैं अंदर से इतना दुखी हूं कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है। लेकिन अगर कहीं विपदा आया हो और अगर आप चुप रहे हैं तो आप उसके समर्थक हैं। अपनी शक्ति भर अगर आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके समर्थक हैं। अगर आप बोल के भी विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप उसका इंडोर्स कर रहे हैं। और मैं किसी भी बुराई को प्रश्रय नहीं दे सकता, यह मेरा स्वभाव है। जो लोग मेरे को जानते पहचानते हैं या मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, वो जान गए होंगे। इसीलिए मैं बाबा साहब से क्षमा मांगता हूं कि हे महामानव, आपके मौत पर मैं खुश हो रहा हूं, क्योंकि आपका छीछा दर होता, आपकी आत्मा बहुत धिकारती आपको कि आपने कैसा संविधान ड्राफ्ट किया, जहां जिस संविधान से शक्ति पा करके ये लोग इतनी नीचता कर रहे हैं, अपने ही लोगों को काट रहे हैं कुछ वोटों के लिए। तो इसलिए आप नहीं हैं। मैं एक बार पुनः इस बात का संतोष व्यक्त करता हूं। आपके जन्म जयंती पर एक बार पुनः आपको शत शत प्रणाम करते हुए आपके मौत पर खुशी मनाने के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, आपके अनुयायियों से क्षमा मांगता हूं और अपने आप से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आपके अनुयायियों में मैं भी हूं और मैं सबसे पहले हूं, सबसे बड़ा हूं, किसी से छोटा नहीं हूं। मित्रों, बाबा साहब के जन्मोत्सव के अलावा आज सब कुछ दुखद रहा। थोड़ी सी खुशी का पल बस यही पाया कि लोगों ने बाबा साहब को याद किया। लेकिन क्यों याद किया, क्या सीखा उससे? भारत भूभाग में, दुनिया में जहां जहां बाबा साहब का पद चिन्ह गया है वहां वहां आज जलसा हुआ है और सब लोग भरपूर भाषण दिए। देश के प्रधानमंत्री ने भी भाषण दिया, वो ममता बनर्जी ने भी अपने यहाँ बाबा साहब के नाम पर भाषण दिया, जिसने कटवाने का परमिशन दिया। प्रधानमंत्री खूब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब किए, जिन्होंने कटने को मौन स्वीकृति दिया। मित्रों, जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास कोई नहीं है। ना तो ममता बनर्जी ने मेरे सामने कहा था कि काटो हिंदुओं को, और न ही नरेंद्र मोदी ने हमारे सामने कहा था कि कटने दो हिंदुओं को। नहीं, दोनों ही मेरे सामने नहीं है। मैं तो परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषण कर रहा हूं, क्योंकि एक मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल के जाते शांति हो गई। मतलब आप कटने का इंतजार कर रहे थे कि 200-400 500 हजार लोग कट जाए। मैं ये क्यों न कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी मौन स्वीकृति थी कि ये हिंदू जब तक 100-200 500 हजार कटेंगे नहीं तब तक हमारे साथ सटेंगे नहीं, क्योंकि जितना देश में हिंदू कटेगा उतना डरेगा और ये डरपोक कौम है, ये हमेशा न किसी के पीछे दुबक कर रहने वाला है। क्योंकि सीरिया, इजिप्ट, इराक, पता न कहां कहां से ये सब दुबक करके भागे हैं। अब यहां से कहां भागोगे?
तुमको फातिया पढ़ना ही पड़ेगा। यह साजिश सफल ही होगा, क्योंकि सरकारें तुमको जीने नहीं देंगी। मित्रों, पश्चिम बंगाल के पहले बांग्लादेश हुआ, जहां चुन चुन करके हिंदू बहन बेटियों को बलात्कार किया गया, सार्वजनिक उनका परिहास किया गया, सार्वजनिक वीडियो बनाया गया और उनको नंगा किया गया। दुनिया भर के लोग बांग्लादेश का बुराई कर रहे थे, हमारा प्रधानमंत्री चुप रहा, क्योंकि वहां से रोज रोज वीडियो भारत में आ रहा था और यहाँ का हिंदू डर रहा था, उसको डराया जा रहा था। हमने माना कि भाई क्या करिए, विदेश का मामला है, किसी दूसरे देश में आप दखल नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं, हमारा विदेश मंत्रालय बयान जारी कर ही रहा है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल को भी बांग्लादेश मान चुके हैं? कानूनी रूप से ना चाहिए, बट व्यवहारिक रूप से तो पश्चिम बंगाल भारत का अंग नहीं है, क्योंकि वहां पर भारत का कोई कानून लागू नहीं होता। पश्चिम बंगाल की चुनी हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं वक्फ को मानूंगी नहीं। वक्फ केंद्र का कानून है और राज्य सरकार को मानना लाजिम है, मजबूरी है, उसकी जरूरी है, उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन सरेआम सार्वजनिक मंचों पर ममता बनर्जी संविधान की शपथ लिए हुई मुख्यमंत्री कह रही है कि मैं ये संविधान में का अंग बन चुका प्रस्ताव को नहीं मानूंगी, जो अब कानून बन चुका है। जिस संविधान को आज बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया था, उसी संविधान की शपथ लिया है ममता बनर्जी ने। उस संविधान की संरक्षक है पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो सरेआम बेहद से कह रही है कि मैं वक्फ को नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे सामने वोट बैंक बड़ा मुद्दा है। देश का कानून, देश का आन बान शान अस्मिता मेरे लिए कोई मान्य नहीं रहता, और 1000 2000 5000 हिंदू तो मेरे लिए कुत्ते की तरह से कटे मरे जाए, साले फाड़ में जाए। मैं यह सब बोलता नहीं हूँ, अमूमन बड़ा शालीनता से बोलता हूँ, लेकिन भरा हुआ मन है मेरा, चुप नहीं रह सकता। क्योंकि जब मुसीबत आई हो तो या तो आप मैदान में उतरिए या कुछ कहिए। आज की स्थिति मुझे नोआखाली की स्थिति जैसी कुछ लग रही है, जब जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों ने हिंदुओं को काटना शुरू किया, और एक देश में अंग्रेजों का भेजा हुआ चमचा, उसका अपना मेडिकल कोर का दलाल आया और बकरी का दूध पी रहा था, और जब आसपास के हिंदुओं ने मदद का हाथ बढ़ाया तो लगा कि यार ये तो हमारे लोग कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि हिंदू तो पहुंच रहा है। तो वो दूध की बकरी कटोरी फेंका, बकरी के दूध की कटोरी, और जाकर कंसन पर बैठ गया कि नहीं भाई, अब तो हिंदू हमारे भाइयों को काटेंगे, और हम जिस बात काम के लिए भारत में भेजे गए हैं वो मनसब पूरा नहीं होगा। आज भी स्थिति कुछ उसी तरह की है कि पश्चिम बंगाल में नोआखाली से भी बड़ा जनसाइट हुआ, नरसंहार हुआ है, और हमारा प्रधानमंत्री मुसलमानों को कह रहा है कि तुमको पंचर बनाने का साजिश कांग्रेस ने किया है, और हम तुमको पंचर बनाने से उभारने का काम कर रहे हैं। कुछ कुछ सीन वही दोहराया जा रहा है। तब मुझे बरबस याद आ गया कि यार ये वही प्रधानमंत्री है जो पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय में गए तो उसी आदमी का फोटो लगा करके पूजा किए कि तुम उस वक्त नोआखाली में कटवाए थे, हमको जहां जहां मौका मिलेगा वहां वहां कटवाएंगे, क्योंकि वोट बैंक का खेल इसी में होगा, क्योंकि बाकी काम तो हम कर नहीं पाएंगे, तो कटवा के ही राजनीति करेंगे। मित्रों, यह सब चीज आप लोग देखिए, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है। नोआखाली की स्टिल फोटोग्राफी थी, जहां खेल करके पत्रकारों ने खींचा था। अभी तो वीडियो है, कई लोगों के लाइव फेसबुक पर है, कई लोगों के यूट्यूब पर है, और कई समाचार चैनल वाले उसको दिखा रहे हैं कि चुन चुन करके हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है। जब मतदान की बारी आएगी तो आप पूछना कि आपको वोट किस लिए दे। आपकी बार मोदी सरकार इसलिए कि चुन चुन के हिंदू काटे जाएंगे, वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। आपको इसलिए दें कि जहां जब भी जरूरत होगी हिंदू का हितों का आप अवहेलना कर देंगे, और अगर कोई हिंदू बोलेगा तो आपको उसी में बांटने का साजिश रचेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को और तगड़ा कर करके मुसलमानों से ज्यादा हिंदू को हिंदू से लड़वाएंगे, ताकि दलित ब्राह्मण से लड़े, राजपूत यादव से लड़े, और आपस में लड़े मरे, और स्लोगन देंगे बटोगे तो कटोगे। मित्रों, एक बात यहां बताना बड़ा जरूरी है। मैं नहीं समझता कि इसका राजनीतिक उद्देश्य आप क्या निकालेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल का लोग मैं एक बात कह रहा हूं,
देश का नेता कैसा हो, योगी आदित्य जैसा हो। उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक घटना हुआ। एक महिला बुर्का पहने एक मोटरसाइकिल पे जा रही थी, तो कुछ उन्मादी लोगों ने बुर्के वाली महिला के साथ शरारत कर दिया। उन्हें लगा कि यह योगी की सरकार है और बुर्के वाले को हम परेशान करके बच जाएंगे। योगी की पुलिस ने उनको मतलब जितनी तबीयत से खातिरदारी की, उनको चला नहीं जा रहा था। वीडियो जिस चैनल पर चला था उसी चैनल पर उनकी फुटेज चल रही है। मतलब योगी आदित्यनाथ ने संविधान का शपथ लिया है जिसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, अपराधी है, उसकी जात धर्म नहीं देखी जाती, उनकी हैसियत नहीं देखी जाती, उनकी तबीयत से तोड़ी जाती है, जैसा वो टूटे फूटे लोग आज चैनल पर चल रहे थे। ममता बनर्जी को भी यही करना चाहिए था। देखिए, आप मुख्यमंत्री बन गई हैं, प्रधानमंत्री के दूर दूर और बहुत दूर तक उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये आतंकी संगठनों की मदद से आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको देशवासियों के दिलों में राज करना पड़ेगा। और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये जो लोग हैं, उन्होंने इतना ज्यादा अपने आप को घिना दिया है कि अब आप ही के लोग आपको वोट नहीं दे रहे। पश्चिम बंगाल में नोट बांट करके, डर बांट करके आप जीत जाती हैं, पूरा देश में नहीं जीत सकते। आइए ना बलिया में, हिम्मत है से औकात है तो लड़के दिख रही चुनाव, पता चल जाएगा आपको। और सिर्फ पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री बन नहीं सकती, तो प्रधानमंत्री वाला तो आपके तकदीर में से लाइफ लाइन हट गई है। तो अब आगे के जीवन सुखमय हो, क्योंकि देखिए, भगवान की लाठी ना चोट करती है तो बताती नहीं है, आवाज नहीं आती, सिर्फ पता चलता है कि कैंसर हो गया है, हड्डियां गलने लगी हैं। वो आप एक नेता नहीं है, उसका मुंह गल गया है, उसी मुंह से बहुत बकवास करते हैं। वो एक नेता नहीं है जिनकी चलने की स्थिति, क्षमता खत्म हो गई है। तो जब कुदरत मारती है तो एफआईआर नहीं करने देती, क्योंकि एफआईआर वाला छोड़ती ही नहीं है। ममता बनर्जी, आप भी कुछ ऐसे बीमारी से ग्रसित ना हो जाए जिसका इलाज ना हो सिर्फ तौर पर, क्योंकि कई लाखों सैकड़ों हिंदुओं का नरसंहार का पाप और खून आप ही के ऊपर है। वो मुसलमान नहीं है, वो आतंकी, वो आतताई नहीं है जिन्होंने चुन के हिंदू के घरों में आग लगाया है। समाचार चैनल दिखा रहे थे कि दुकान पर अगर मुस्लिम प्रतीक दिख गया तो उसको नहीं छुआ गया है, 2 दुकान अगल बगल में मुसलमानों के उसको नहीं छोड़ा गया, बीच में हिंदू की दुकान चुन करके जलाया गया है। एक गरीब कुम्हार के बर्तन की दुकान चला दी गई, उसके बगल में मुसलमान को कुछ नहीं किया गया, उसमें ताला भी बने, वो सिर्फ कुंडी लगाया हुआ है। डर के मारे वो भी भाग गया था कि कहीं ऐसा ना कोई गलतफहमी में आ जाओ, उसने ताला भी नहीं लगाया, उसका कुंडी खोलने की किसी ने किया, क्योंकि वहां पर वो एक जो मुसलमानी निशान होती है वो लगी हुई है दरवाजे पर, और इन पर गणेश जी की तस्वीर और स्वास्तिक बनी है। तो स्वास्तिक वाला दरवाजा तोड़ा गया है, उसका रसोई में बाहर से आग लगाकर सिलेंडर को ब्लास्ट करा के घर को उड़ाया गया है, लेकिन बगल वाले में कुंडी तक नहीं खुली है। ऐसे चुन चुन के किया गया है ममता बनर्जी के साथ पर। मैं ममता बनर्जी को इसमें दोष नहीं दूंगा, मैं दोष दूंगा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार के हाथ में राष्ट्रपति शासन है, और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन का पूरा स्क्रिप्ट तैयार है, सिर्फ आपको राष्ट्रीय शासन लगाना है। लेकिन आप चाहते हैं कभी 1-2 लाख और कटें, ताकि मेरा उत्तर प्रदेश का चुनाव में वोट बैंक मजबूत हो कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। देखो पश्चिम बंगाल में कट गए थे, इसलिए मेरे को वोट दो। यह सब मैं आरोप लगा रहा हूँ, इसका सबूत मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सबूत है तो आप पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, कहिए कि राकेश परमार तो गलत बोल रहा है, सार्वजनिक मंच पर सरकार की शिकायत कर रहा है, ऐसा नहीं है, हम राष्ट्रपति शासन लगा दिए। मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा, और अगर कोई कानूनी अपराध बनता है मेरे ऊपर, मैं सजा भुगत लूंगा। आप मुझे जेल में डाल दीजिए, इनकाउंटर कर दीजिए, लेकिन कम से कम पश्चिम बंगाल के लोगों की जान का रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरे एक जेल जाने से अगर बंगाल के लोगों का रक्षा हो जाता है तो मैं समझूंगा ये सस्ता बड़ा सौदा है, सौदा सस्ता है, मेरे जान किसी को तो काम आया। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आमतौर पर आपके हर काम की तारीफ करता हूँ, क्योंकि आप तारीफ के लायक हैं, कोई गलत नहीं करता मैं, लेकिन यहाँ आप चुप गए। माननीय प्रधानमंत्री, मैं ही आदमी हूँ, चैनल पर कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री संविधान का गलत इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने आज तक कहीं पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, तब भी नहीं जब पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने आपके जान को खतरे में डाल दिया था, रोड पर रोक दिया था काफिला को। पाकिस्तान के बॉर्डर, वहां से ड्रोन से हमला हो सकता था, वहां से एक लंबी दूरी की राइफल से मारा जा सकता था, तब भी आपने नहीं किया। मैंने बड़ी तारीफ की थी।
पश्चिम बंगाल में यही जो आज का डीजीपी है राजीव कुमार, इस पर जब जांच एजेंसियां जांच करने गई तो ममता बनर्जी खुद ऑफिस में चली गई रोकने के लिए। वहां कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन आपने तब भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री संविधान में दिए हुए शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री जी नपुंसक उसी को कहते हैं जो हद से ज्यादा चुप बैठा रहे, क्योंकि कायरता और नपुंसकता में बहुत फर्क नहीं है। मैं ये नहीं करता कि आप गोली उठा के सबको मारते रहिए, बंदूक उठाई सबको चला दीजिए, नहीं, लेकिन जहां जरूरी है वहां तो फायर करिए, नहीं तो आप कायर माने जाएंगे, डरपोक माने जाएंगे, नपुंसक माने जाएंगे। क्षमा करें मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, मेरा मुंह गल रहा है, मैं जवान थरथरा रही है। आप जैसे राष्ट्र प्रथम का सोच रखने वाला आदमी अगर उसी राष्ट्र के नागरिकों का हत्या होते देख रहा है और चुपचाप बैठा है, मतलब कहीं कोई मजबूरी जरूर है। अंत में मैं ये प्रश्न छोड़ जाता हूं जो मेरे मन में आशंका है कि कहीं आपके और ममता बनर्जी की सेटिंग तो नहीं है, क्योंकि आप उनको साड़ी भेजते हैं, वो आपको आम भेजती हैं, आपको बंगाल का प्रसिद्ध संदेश मिठाई भेजती हैं, और दोनों लोग भैया भैया बहन बहन दीदी दीदी कहते हैं। सार्वजनिक मंचों पर भी आप लोगों का अपेयरेंस बड़ा बढ़िया होता है, होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संवाद और संदेश तो बढ़िया होना ही चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका सेटिंग हो कि ममता दीदी तुम चुन चुन कर हिंदुओं को काटो और हम हिंदुओं को इकट्ठा करने का बात करेंगे, और ये कटेंगे तो पटेंगे ना, पर ये हिंदू हमको वोट देंगे और मुसलमान तुमको वोट देंगे, बंगाल में तुम जीतो, बाकी देश में मैं जीता हूँ, प्रधानमंत्री मैं रहूं, मुख्यमंत्री तुम रहो। क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की पार्टी वहां ठीक ठाक कर जाती है और विधानसभा चुनाव में नहीं कर पाती है, यह कुछ कुछ संदेह उत्पन्न कर रहा है। वीडियो बंद करने से पहले एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मैंने जो बात कहा उसका कोई आधार मेरे पास नहीं है, कोई सबूत मेरे पास नहीं है। मैं तो परिस्थिति जन साक्ष्यों को ध्यान में रख करके सब अपनी आशंकाएं व्यक्त कर रहा हूं, और एक बात प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मेरी सारी आशंकाएं गलत साबित हो, मैं बिल्कुल झूठा साबित हो, एकदम वाहियात मेरी शब्द हो, यही प्रभु से इच्छा है। क्योंकि ना तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कोई साजिश हो और ना ही ममता बनर्जी का कोई और मन हो। उसके बाद यह तो बताना पड़ेगा कि अगर प्रधानमंत्री भी ठीक है, मुख्यमंत्री भी ठीक है, तो ये सैकड़ों लोग कट कैसे गए, और ये कट गए तो जिम्मेवारी किसकी थी? अगर बॉर्डर से कोई क्रॉसिंग हुई है तो केंद्र जिम्मेदार है, और अगर क्रॉस करके राज्य में आ गए हैं और पुलिस की फोन के बाद भी कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? यह जवाब दे दीजिएगा। बाकी जो मुझे सजा निर्धारित किया जाएगा मैं खुद चलते हुए थाने चला जाऊंगा, लेकिन उसके पहले दो प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा कि अगर बॉर्डर क्रॉस हुआ है तो कौन जिम्मेदार है, क्या उसको सजा हुई? और अगर राज्य सरकार के पुलिस को लगातार फोन किया जा रहा है कि मेरे घर फूकी जा रही है, जलाई जा रही है, और वो करे कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उसके बाद भी कोई नहीं आ रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? क्या उसको सजा हुई? अगर इन दोनों को सजा हो जाए तो तीसरा नंबर मैं खुद मान लूंगा। हमको उसका सबूत दे दीजिए, मैं खुद का अरेस्टनी का सबूत दे दूंगा। और आप सबसे यही कहता हूं कि राजनीतिक साजिश को समझिए और बहकाव में न आइए, अपना अकल लगाइए, क्योंकि यह नेता है आपको भेड़ बकरी समझते हैं, अपने फायदे के लिए आपको कटवा भी सकते हैं और अपने फायदे के लिए आपको कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि गंदा है, लेकिन क्या करेगा, राजनीति अब धंधा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार, मेरे किए हुए बातों से किसी भी नागरिक को अगर किसी कोई बुरा लगा हुआ तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। भारत के कोई भी नागरिक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी, डायरेक्टर NIA, डायरेक्टर NDRF, डायरेक्टर NSG, डायरेक्टर SPG और DGP पश्चिम बंगाल, इन लोगों को बुरा लगेगा तो मैं क्षमा उनसे नहीं मांग रहा हूं। मैं आम नागरिक से मेरे बातों पर अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं क्षमा मांगता हूं, बाकी से नहीं। धन्यवाद। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मेरे तरफ से पश्चिम बंगाल के नरसंहार पर विरोध आप भी जताए रहिएगा। धन्यवाद।